हेलो फ्रेंड्स। तो अब हम बॉन्ड का चैप्टर चालू करने वाले हैं। बॉन्ड के क्वेश्चंस करेंगे ओल्ड कोर्स की पीएम से। हमने लास्ट टाइम छोड़ा था 39 पे, अब हम 40 से स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं पहले। फाइंड द करंट मार्केट प्राइस ऑफ बॉन्ड जिसकी फेस वैल्यू है 1,00,000 रुपीज और रिडीमेबल हो रहा है ये 6 ईयर्स, 6 साल का इसका टाइम पीरियड है। Y2M इसका 16% दे रखा है और ड्यूरेशन इसकी 4.3202 ईयर्स दे रखी है। ड्यूरेशन का मतलब क्या होता है? ड्यूरेशन का मतलब होता है weighted average of time, weighted average of time to recover our investment through internal cash flows। मतलब कैश फ्लोज के जरिए अपना इन्वेस्टमेंट रिकवर करना है। weighted average of time to recover our initial कैश आउटफ्लो, मतलब जो हमने इनिशियल में इन्वेस्टमेंट करी है, कैश गया है, वो रिकवर कितने टाइम में होगा। तो इसे निकालने का फॉर्मूला क्या होता है ड्यूरेशन को निकालने का? तो इसे देखिए ऐसे निकालते हैं हम। सबसे पहले हम लिखते हैं ईयर 1 2 3 4। उसके बाद हम कैश फ्लोज लिखते हैं। कैश फ्लोज में लिखते हैं हम जैसे इंटरेस्ट जितना मिलने वाला है, इंटरेस्ट इंटरेस्ट इंटरेस्ट, और इंटरेस्ट के साथ साथ रिडीमेबल वैल्यू। आखिरी ईयर में हम रिडीमेबल वैल्यू भी लिखते हैं, ठीक है। और फिर हम लिखते हैं प्रेजेंट वैल्यू एट द रेट Y2M। Y2M के जरिए हम प्रेजेंट वैल्यू करते हैं, फिर इंटरेस्ट की प्रेजेंट वैल्यू करते हैं और रिडीमेबल वैल्यू की भी प्रेजेंट वैल्यू करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है? उसके बाद ये जो चीज है, इस चीज को तो हम वो भी बोलते हैं अपनी बॉन्ड की वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लोज। इससे यहाँ पे बॉन्ड की वैल्यू आ जाती है, बॉन्ड का जो क्या कहते हैं थ्योरेटिकल प्राइस आ जाता है, ठीक है। फिर हमें क्या करना है, देखिए हमें मल्टीप्लाई करनी है ईयर्स की। ये जो ईयर्स दिए हुए हैं इनकी मल्टीप्लाई करनी है, जो यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू आएगी इसकी मल्टीप्लाई करनी है और फिर यहाँ पे लिखना है। तो यहाँ पे एक और नया कॉलम बनाना है प्रोडक्ट का। प्रोडक्ट में हम किसका प्रोडक्ट करेंगे? जैसे ये ईयर है, ये इसे ए मान लेते हैं, इसे बी मान लेते हैं, तो प्रोडक्ट में आएगा ए इंटू बी। और फिर यहाँ पे वो वैल्यूज आ जाएंगी, फिर उन वैल्यूज का हम टोटल करेंगे। फिर ये जो टोटल आएगा इसे हम डिवाइड करेंगे। ये जो टोटल आएगा, मान लेते हैं ये एक्स अमाउंट आया, जो भी आया ये एक्स आया मान लिया, ठीक है। अब इसे डिवाइड करेंगे हम करंट मार्केट प्राइस से। हमेशा प्रीफरेंस करंट मार्केट प्राइस को देनी है, बट अगर किसी क्वेश्चन में करंट मार्केट प्राइस ना दिया हो तो फिर हम ये जो थ्योरेटिकल प्राइस निकाला है हमने, थ्योरेटिकल प्राइस मतलब कि ये जो हमने प्रेजेंट वैल्यू करी है कैश फ्लोज की, यहाँ पे ये जो आई है इसे बोलते हैं थ्योरेटिकल प्राइस। थ्योरेटिकल प्राइस या इंट्रिंसिक वैल्यू आई भी लिख देते हैं, ठीक है। फिर हम इससे यूज करेंगे, फिर हम इसे यूज करेंगे और इससे क्या निकल जाएगी हमारी ड्यूरेशन बॉन्ड की। तो देखिए क्या करा हमने, वेटेड एवरेज ऑफ टाइम, टाइम का क्या करा, वेटेड एवरेज करा, टाइम का वेटेड एवरेज करा। ये टाइम था 1 2 3 4, इसकी प्रोडक्ट कर दी, इसकी मल्टीप्लाई करी हमने, जो प्रेजेंट वैल्यू थी 1 2 ये इनकी प्रेजेंट वैल्यू करी और फिर यहाँ पे लिख दिया। फिर उसका टोटल करा, फिर उसे डिवाइड करेंगे तो उसका वेटेड एवरेज हो जाएगा और फिर ये ड्यूरेशन हमारी आ जाएगी। तो अब इस क्वेश्चन देखिए क्या पूछा है इसने। इस क्वेश्चन में इसने पूछा है कि करंट मार्केट प्राइस निकालो बॉन्ड का जिसकी फेस वैल्यू गिवन है, पर यहाँ पे देखिए कूपन रेट गिवन नहीं है, कूपन रेट गिवन नहीं है। और करंट मार्केट प्राइस निकालने के लिए, जिसे हम इंट्रिंसिक वैल्यू बोलते हैं, थ्योरेटिकल वैल्यू बोलते हैं, मतलब अपने अपने हिसाब से क्या वैल्यू होनी चाहिए बॉन्ड की, हम क्या करेंगे इसके लिए, हम तो इसके लिए जो हमें फ्यूचर में कैश फ्लो होने वाले हैं, जैसे कि इंटरेस्ट मिलने वाला है, इंटरेस्ट मिलने वाला है और लास्ट में रिडीमेबल वैल्यू मिलने वाली है, वो करेंगे। तो हम क्या करेंगे, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट प्लस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ जो लास्ट में हमें रिडीमेबल वैल्यू मिलेगी। पर हमें इंटरेस्ट का रेट तो गिवन नहीं है, तो हमें सबसे पहले इंटरेस्ट का रेट निकालना है इस क्वेश्चन में। इंटरेस्ट का रेट निकालेंगे इस क्वेश्चन में, उसके बाद कुछ आगे हो पाएगा करंट मार्केट प्राइस निकालने के लिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ड्यूरेशन गिवन है, तो ड्यूरेशन गिवन है तो देखिए हम क्या मानेंगे, हम ये मानेंगे कि जो इंटरेस्ट मिलने वाला है फ्यूचर में, लेट एज्यूम जो हमें इंटरेस्ट मिलने वाला है, इंटरेस्ट जो फ्यूचर में मिलने वाला है उसे एक्स मान लो, एक्स अमाउंट मिलने वाली है हमें, एक्स अमाउंट, ठीक है। फिर क्या करो, फिर एक्स 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 ऐसे चले जाओ और फिर यहाँ पे जो लास्ट में है
लास्ट में रिडीमेबल वैल्यू भी मिलेगी। रिडीमेबल वैल्यू उतनी होगी जितना हमारा बॉन्ड का फेस वैल्यू है, क्योंकि और कुछ गिवन नहीं है यहाँ पे क्वेश्चन में। फिर क्या करो, फिर प्रेजेंट वैल्यू कर दो उसकी Y2M से। तो प्रेजेंट वैल्यू कर दो यहाँ पे। तो हमने क्या करा, हमने प्रेजेंट वैल्यू कर दी, एक्स की मल्टीप्लाई करी प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से। प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर था 0.862। देखिए कैसा आएगा ये, 1.16 लिखेंगे कैलकुलेटर पे। 1.16 कैलकुलेटर पे लिखा, डिवाइड का साइन दबाया और इक्वल टू दबाया, और फिर 0.743 आया, और फिर 0.641। तो ऐसे ऐसे आ गया। फिर लास्ट में भी अमाउंट आ गई। फिर इनका टोटल कर लिया। देखिए इनका ये जो टोटल है, इस टोटल को हम वो भी कह सकते हैं, इस टोटल को हम क्या कह सकते हैं, थ्योरेटिकल वैल्यू है, इंट्रिंसिक वैल्यू। ठीक है, अब देखिए इसके बाद क्या करना है। ये थोड़ा सा मैं थोड़ा साफ साफ से समझाऊंगा। अब हम करेंगे ये जो हमने इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाली है, प्रेजेंट वैल्यू जो निकाली है, अब प्रोडक्ट लिखेंगे हम। प्रोडक्ट किसका लिखेंगे, प्रोडक्ट लिखेंगे जो टाइम है, टाइम है ए, टाइम को ए माना और इसे प्रेजेंट वैल्यू को बी माना। तो प्रोडक्ट में आएगा ए इंटू बी, ए इंटू बी। 0.862x इंटू 1, 0.743x इंटू 2, और ऐसे लिखते चले जाएंगे। ठीक है, देखिए इन्होंने भी यहाँ पे करा, इन्होंने ये अलग से कर दिया इसे, इन्होंने यही चीज जो है वो अलग से करी है, पर हमें अलग से नहीं करनी है। हमारा टाइम बचेगा अगर हम इस मेथड को यूज करेंगे जो मैं बता रहा हूँ। फिर जब हम ये कर देंगे, फिर इसके बाद हमारा टोटल कुछ ये आएगा। देखिए हमारा टोटल आएगा, वेट मैंने निकाल रखा था टोटल। हाँ, हमारा टोटल आएगा 11.319x प्लस 246,000। तो हमारा इसका टोटल ये आएगा जब हम इन सब की मल्टीप्लाई कर देंगे, प्रेजेंट वैल्यू की मल्टीप्लाई टाइम से कर देंगे। देखिए टाइम लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, तो आप ये कर लेना। तो हमारा जो टोटल आएगा वो ये आएगा। अब इस टोटल को डिवाइड करते हैं हम करंट मार्केट प्राइस से, बट इस क्वेश्चन में करंट मार्केट प्राइस तो हमें निकालना है भाई, करंट मार्केट प्राइस से डिवाइड करेंगे, पर इसमें तो हमें निकालना है करंट मार्केट प्राइस। तो हम क्या कर सकते हैं, जब करंट मार्केट प्राइस क्वेश्चन में गिवन ना हो, तो फिर ये जो थ्योरेटिकल प्राइस है इसे करंट मार्केट प्राइस मान लेते हैं। जब करंट मार्केट प्राइस क्वेश्चन में गिवन ना हो तो इसी थ्योरेटिकल प्राइस को करंट मार्केट प्राइस मानो। और फिर देखो ड्यूरेशन क्या थी, ड्यूरेशन बॉन्ड की क्या थी, देखो ड्यूरेशन बॉन्ड की क्या थी, 4.3202, 4.3202 थी। 4.3202 इज इक्वल टू 11.319x प्लस 246, और डिवाइड कर दो इसे। ये जो हमारा थ्योरेटिकल प्राइस है, ये थ्योरेटिकल प्राइस है, ये जो प्रेजेंट वैल्यू कर लिया ना हमने फ्यूचर कैश फ्लोस की, तो यही है, इससे डिवाइड कर देंगे प्लस 41,000। फिर एक्स की वैल्यू आ जाएगी, देखो एक्स की वैल्यू आ जाएगी, ये एक्स की वैल्यू आएगी 15,000, मतलब 14,000 कुछ का आएगी, पर ये एक्स की वैल्यू जो है वो अप्रोक्सीमेटली 15,000 आएगी, 15,000 अप्रोक्स। और फिर जब एक्स को हम डिवाइड करेंगे, ये एक्स हमारा क्या था, हमने इसे इंटरेस्ट माना था ना, स्टार्टिंग में हमने क्या एज्यूम करा था, एक्स क्या है, इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट की अमाउंट है। अब देखो कूपन रेट कितना आएगा, 15,000 डिवाइड बाय जो हमारी फेस वैल्यू थी 1,00,000 थी, तो 15% का आ गया कूपन रेट। अब हमें निकालना है वो क्या कहते हैं, करंट मार्केट प्राइस। करंट मार्केट प्राइस निकालना है। करंट मार्केट प्राइस का फॉर्मूला क्या होता है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट प्लस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रिडीमेबल वैल्यू। ठीक है, तो देखो इन्होंने क्या करा, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट जो हमें इंटरेस्ट मिल रहा है 15% इंटू 1,00,000, और फिर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रिडीमेबल वैल्यू, रिडीमेबल वैल्यू की प्रेजेंट वैल्यू कर दी, और फिर ये हमारा अमाउंट आ जाएगा। पर इस क्वेश्चन में एक तरीके से और से सोल्व हो सकता था, वो भी आसान पड़ता हमें, और वो भी बिल्कुल सही होता। देखो ये जो हमने प्रेजेंट वैल्यू करी है, ये प्रेजेंट वैल्यू फ्यूचर कैश फ्लोज की तो करी है,
ये एक्स 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 की प्रेजेंट वैल्यू करते गए और ये आया अमाउंट। अब इस इक्वेशन में अगर हम x की वैल्यू पुट करते हैं तो भी तो हमारा आंसर वही आएगा। तो करके देखते हैं 3.684x 3.684x। तो यहाँ पे लिखता हूँ 3.684x और फिर प्लस में कितना था 41,000 हमारी x की वैल्यू क्या थी, x की वैल्यू थी 15,000 जो आ रही थी हमारी। तो इससे भी आ जाएगा आंसर 3.684 इंटू 15,000 प्लस 41,000। देखो हमारा है 96260। ये थोड़ा 15 रुपए का डिफरेंस आया क्योंकि ये अप्रोक्सीमेशन से आया है डिफरेंस, पर हमारा आंसर भी सही है। पर हमें क्या करना, हमें यही तरीका याद रखना, हमें यही तरीका याद रखो। वो तो मैंने बस बता दिया, ठीक है कि क्या है, वो भी एक ही बात है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज। तो अब हमारा 40 क्वेश्चन हो गया, अब 41 पे आ गए। 41 में क्या है, देयर इज अ 9% 5 ईयर बॉन्ड, देयर इज अ 9% 5 ईयर बॉन्ड इन द मार्केट। इशू प्राइस इसका है, इशू कितने में करा है, इशू 90 में करा है। रिडीमेबल प्राइस क्या है, रिडीमेबल प्राइस है 105। इशू प्राइस है 90, रिडीमेबल वैल्यू है 105। अब मार्जिनल इनकम टैक्स रेट, देखो इनकम टैक्स है, इनकम टैक्स अगर हम इनकम टैक्स पे करेंगे तो हमारी तरफ से कुछ जाएगा ना, हमारी तरफ से कुछ जाएगा, मतलब हमारा इनफ्लो कम होगा, तो इससे हमारी इनकम कम हो जाएगी, तो इससे हमारे इंटरेस्ट पे फर्क पड़ेगा। तो बस इसमें इसी चीज की एडजस्टमेंट दे रखे, बस टैक्स की एडजस्टमेंट है। तो देखो हम वाई टू कैसे निकालते हैं, अप्रोक्सीमेशन मेथड से। इंटरेस्ट पर एनम लेते हैं और फिर कैपिटल गेन पर एनम लेते हैं। कैपिटल गेन पर एनम कैसे आता है, देखो रिडीमेबल वैल्यू जो हमें मिलती है, रिडीमेबल वैल्यू मतलब आखिरी में क्या मिलने वाला है उसमें से माइनस कर देते हैं, जो हमारा इनिशियल इशू प्राइस था, इशू प्राइस या फिर करंट मार्केट प्राइस। तो इशू प्राइस कितना है, देखो यहाँ पे 90 रुपीज का दे रखा है, तो इशू प्राइस में से माइनस कर देते हैं। रिडीमेबल वैल्यू क्या है, रिडीमेबल वैल्यू है 105, रिडीमेबल वैल्यू 105 है 105 है। पर इस क्वेश्चन में हमें क्या है कि उसकी कैपिटल गेन की और इनकम टैक्स की एडजस्टमेंट करनी है। इनकम टैक्स लगेगा इंटरेस्ट पे, देखो इनकम टैक्स लगेगा इंटरेस्ट पे, तो इंटरेस्ट कम हो जाएगा इसमें। यहाँ पे इंटरेस्ट रेट क्या दे रखा है, देखो जरा, मार्जिनल इनकम टैक्स रेट, इनकम टैक्स रेट है 30% और कैपिटल गेन टैक्स रेट है 10%। देखो इनकम टैक्स रेट 30% है, तो इसकी वजह से क्या होगा, इसकी वजह से हमारा इंटरेस्ट कम हो जाएगा, तो हम इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे 1 माइनस 0.3 से, तो इससे आफ्टर टैक्स की फिगर आ जाएगी, इंटरेस्ट आफ्टर टैक्स हमें कितना मिलने वाला है। और ऐसे ही हम यहाँ पे भी करेंगे, कैपिटल गेन आफ्टर टैक्स निकाल देंगे 1 माइनस 0.1 क्योंकि 10% का इंटरेस्ट रेट था। और हमेशा कैपिटल गेन को पर एनम लेते हैं, Y2 में अप्रोक्सीमेशन मेथड में कैपिटल गेन को पर एनम लेते हैं, तो इसे डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ ईयर्स से और फिर होल में डिवाइड कर देंगे। ये तो हमारी इनकम आ गई ऊपर की साइड वाली। अब यहाँ पे इसे एवरेज कैपिटल से, एवरेज अमाउंट इन्वेस्टेड से, जितना हमने एवरेज इन्वेस्ट करा है उससे डिवाइड करेंगे। पर यहाँ पे एक और चीज देखने वाली है कि हमें जो आखिरी में इंटरेस्ट मिलेगा, आखिरी में जो रिडीमेबल वैल्यू मिलेगी वो 105 नहीं मिलेगी, हमें उसमें से टैक्स माइनस करना पड़ेगा जो हमारा कैपिटल गेन टैक्स लगा है। सो हमारा कैपिटल गेन कितना था, 105 माइनस 90, 15 रुपए का कैपिटल गेन था, उस पर हमारा टैक्स कितना बैठा, 15 इंटू 0.1 इजिकल टू 15 इंटू 0.1 1.5 का बैठा। तो हमें 5 रुपए नहीं मिलेंगे आखिरी में, आखिरी ईयर में रिडीमेबल वैल्यू हमारी होगी 105 माइनस 1.5, 103 होगी। तो बस इस क्वेश्चन में इसी चीज की एडजस्टमेंट थी, ये हमारी एवरेज कैपिटल आ गई। देखो हमारी एवरेज कैपिटल आ गई, ये रुको यहाँ पे एक चीज रह गई, देखो ये 103.5 होगा, ये यहाँ पे 103.5। तो इसी चीज की एडजस्टमेंट थी कि हमारा जो रिडीमेबल वैल्यू है आफ्टर टैक्स लेना है, हमें रिडीमेबल वैल्यू आफ्टर टैक्स लेना है, आफ्टर कैपिटल गेन टैक्स यहाँ पे लेना है। तो हमारे ये एवरेज कैपिटल वो आ जाएगा, हमने जो कितना हमने एवरेज इन्वेस्टमेंट करा है, एवरेज कितना इन्वेस्टमेंट करा है, इन्वेस्टमेंट तो की फिगर तो आ गई, ये हमारी कैपिटल गेन की फिगर आ गई आफ्टर टैक्स वाली, ये इंटरेस्ट की फिगर आ गई आफ्टर टैक्स वाली। कैपिटल गेन की फिगर को हमेशा पर एनम के बेसिस पे लेते हैं, इसलिए नंबर ऑफ ईयर से डिवाइड कर देंगे। तो चलिए अब इनका ऐसे का सोल्यूशन देख लेते हैं फटाफट से।
देखो Y2M का फॉर्मूला क्या होता है, कूपन प्लस ये कुछ ये दे रखा है, इसे मत पढ़ो, इसे मत पढ़ो, जो मैंने फॉर्मूला लिख दिया था सही है वो। अब देखो यहाँ पे क्या है, इन्होंने क्या है आफ्टर टैक्स कूपन, मतलब इंटरेस्ट आफ्टर टैक्स कितना मिलेगा हमें, ये इन्होंने दे रखा है 6.3%। पर हमें 6.3% नहीं लिखना, हमें कितना लिखना है, सीधा सीधा देखो 9% का इंटरेस्ट रेट है, तो हम लिखेंगे 9, हम लिखेंगे 9 और 9 की मल्टीप्लाई कर देंगे 1 माइनस 0.3 से, सो डायरेक्ट फॉर्मूला लिखेंगे और फिर उसमें प्लस कर देंगे। देखो हमारा वो कैपिटल गेन था 15 का, उसकी मल्टीप्लाई कर देंगे 0.9 से, मतलब आफ्टर टैक्स की फिगर निकालने के लिए उसे डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ ईयर्स से, नंबर ऑफ ईयर्स से 6 है ना, नंबर ऑफ ईयर्स 5 है, 5 है 6 तो पहले वाले में थे, तो 5 है, ठीक है। तो इन्होंने भी देखो ऐसे ही कर रखा है, यहाँ पे ये 5 से डिवाइड कर दिया, 13.5 हमारा आफ्टर टैक्स कैपिटल गेन आ गया, और ये 6.3। और देखो रिडीमेबल वैल्यू के एडजस्टमेंट जरूर देखो, देखो रिडीमेबल वैल्यू आफ्टर टैक्स वाली लेनी है, आफ्टर टैक्स। और ये जो कैपिटल गेन पे जो टैक्स लगा है वो ये रहा, ये आफ्टर टैक्स वाली फिगर है, ये सॉरी ये आफ्टर टैक्स वाली फिगर है, ये 13.5, और जो कैपिटल गेन पे टैक्स लगा है वो ऐसे निकल जाएगा, देखो 15 इंटू 0.1 इजिकल टू 1.5। तो हमारा क्वेश्चन सोल्व हो गया और ये हमारी आंसर आ जाएगा 9.3%। अब क्वेश्चन नंबर 42 में क्या करना है, देखो इंट्रिंसिक वैल्यू निकालनी है। देखो आईसीआई ने इसमें एक इंट्रिंसिक वैल्यू का एक अलग से पता नहीं अपने आप ही फॉर्मूला घुसा रखा है। इंट्रिंसिक वैल्यू का क्या मतलब है, देखो जो हमारी जो वो बॉन्ड की वैल्यू आएगी, देखो जो बॉन्ड की वैल्यू आएगी वो तो आती है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज से, ठीक है। पर ये आईसीआई ने ये इसमें एक्सपेक्टेड प्राइस में एक फॉर्मूला घुसा दिया कि उसका होगा इंट्रिंसिक वैल्यू इनटू बीटा। तो बस ये एक ही क्वेश्चन में ये फॉर्मूला दे रखा है, तो हमें इसे याद कर लेना है बस। अगर एक्सपेक्टेड प्राइस पूछ रहा है तो इंट्रिंसिक वैल्यू इनटू बीटा वैल्यू, ठीक है। और कुछ नहीं है शायद इस क्वेश्चन में, अभी चलो वैसे पढ़ के देख लेते हैं एक बार, चलो पढ़ लेते हैं इस क्वेश्चन को। एबी थी इशूड 9% 5 ईयर बॉन्ड, 5 साल का बॉन्ड इशू करा, और जिसकी मैच्योरिटी है 3 ईयर्स, उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट जो अभी चल रहा है वो है 12% का फॉर 1 ईयर। और फॉरवर्ड रेट, अरे वाह इसमें फॉरवर्ड रेट के एडजस्टमेंट दे रखे हैं, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसलिए मैंने आई लगा रखा है यहाँ पे, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो इसमें फॉरवर्ड रेट की एडजस्टमेंट दे रखी है, तो ये इसे याद कर लो पहले तो, और इसे मैं एक बार समझा भी दूंगा। देखो जहाँ पे भी फॉरवर्ड रेट दिया हुआ हो, फॉरवर्ड रेट का मतलब होता है एक्सपेक्टेड स्पॉट रेट, मतलब यहाँ पे दे रखा है कि 1 साल बाद फॉरवर्ड रेट कुछ और चेंज हो जाएगा, 1 साल बाद कुछ और चेंज हो जाएगा। देखो यहाँ पे दे रखा है, यहाँ पे दे रखा है कि प्रेजेंट में अभी 12% चल रहा है, फिर उसके बाद फॉल हो जाएगा रेट, मार्केट का रेट फॉल हो जाएगा और 75%, 75 बेसिस पॉइंट से फॉल होगा, इसका मतलब 0.75% से फॉल हो जाएगा, और फिर उसके बाद 50 बेसिस पॉइंट नेक्स्ट ईयर। तो हमारा देखो एक सेकेंड, हाँ अभी हमारा स्पॉट रेट जो चल रहा है, मतलब जो मार्केट रेट चल रहा है, मार्केट रेट मतलब डिस्काउंट रेट, सिंपली डिस्काउंट रेट जो चल रहा है वो है 12%। अब ये 0.75 से फॉल हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, इस वक्त इंटरेस्ट रेट ये चल रहा होगा, फिर उसके बाद इंटरेस्ट रेट चलेगा 10.75, क्योंकि 0.5 से फॉल हो जाएगा इंटरेस्ट रेट। तो देखो हमें इसमें क्या करना है, हमें इसमें बॉन्ड की वैल्यू निकालनी है, बॉन्ड की वैल्यू होती है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज। अब यहाँ पे डिस्काउंट रेट चेंज हो रहा है, वो ईयर बाय ईयर बेसिस पे चेंज हो रहा है,
तो हम क्या करेंगे, जो फर्स्ट ईयर है उसके लिए पहले साल का डिस्काउंट रेट यूज करेंगे, और जो सेकंड ईयर है सेकंड ईयर की डिस्काउंटिंग के लिए यूज करेंगे। हम सेकंड ईयर के कैश फ्लोज के लिए यूज नहीं करेंगे, हमें इस बात का ध्यान रखना है। तो मैं एक बार सही से सोल्व करके दिखाऊंगा इसे एक बार आपको सोल्व कर लेना है, और फिर तभी तभी आपको समझ में आएगा। तो हमें इंटरेस्ट मिलेगा 90 रुपए का, 90 रुपए का, 90 रुपए का, और फिर रिडीमेबल वैल्यू मिलेगी 1000 रुपए की। 1000 रुपए की रिडीमेबल वैल्यू मिलेगी, 9% का इंटरेस्ट रेट दे रखा है, और इस क्वेश्चन में और कुछ नहीं है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। बस ये फॉरवर्ड रेट वाली एक एडजस्टमेंट दे रखा है, उस टाइप का एक ही क्वेश्चन है खाली ओल्ड कोर्स की पीएम में। तो अब देखो यहाँ पे 90, 90 और 90, और यहाँ पे प्लस 1000 ही होगा ना, 1000 ही था ना, हाँ 1000 ही था। तो देखो इंटरेस्ट 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 और रिन्यूअल वैल्यू, इसकी क्या करना है, हमें प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है। तो अब देखिए जो फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट है उसे फर्स्ट ईयर के जो डिस्काउंट रेट है उससे हम डिस्काउंटिंग करेंगे इसकी, तो इसकी डिस्काउंटिंग बहुत आसान होगी 1.12। बट जो सेकंड ईयर का इंटरेस्ट है 90, उसकी हम डिस्काउंटिंग करेंगे, सिर्फ एक साल की डिस्काउंटिंग जो करेंगे वो करेंगे 1.1125 से। और जो सेकंड ईयर की डिस्काउंटिंग होगी, मतलब जो सेकंड ईयर की मतलब ये वाला साल, देखो यहाँ से लेके यहाँ तक तो ले आया अब हम इसे यहाँ से लेके यहाँ तक लाने में हम ये वाला स्पॉट रेट यूज करेंगे, ये वाला स्पॉट रेट यूज करेंगे। तो हम जो 90 की डिस्काउंटिंग करेंगे जो सेकंड ईयर वाला है एक साल के लिए, तो हम वो वाले रेट यूज करेंगे 11.25 वाला। पर जो हम फर्स्ट ईयर से लेके नाउ तक आज तक की डिस्काउंटिंग करेंगे वो 12% से करेंगे, तो इसे कर देंगे ये स्पॉट रेट। अब देखो जो आया 90 प्लस 1000, अब इसकी डिस्काउंटिंग कैसे होगी, देखो स्पॉट ये जो रेट चलेगा फॉरवर्ड रेट, मतलब जो उस टाइम पे रेट होगा वो 10.75 हो जाएगा। तो हम जो थर्ड ईयर से सेकंड ईयर पे आएंगे वो आएंगे 1.1075 से। ठीक है, आ गए हम एक साल पीछे आ गए। अब हमें एक साल और पीछे जाना है, तो एक साल और पीछे जाने के लिए हम इसकी डिस्काउंटिंग कर देंगे एक बार और, तो 1.1125 से इस बार रेट जो है ना 1.1125 वाला रेट यूज करेंगे, क्योंकि जो है इंटरेस्ट रेट वो इस टाइम ये हो जाएगा 11.25। ठीक है, हम 2 साल पीछे आ गए। अब हम आज की डेट में आ जाएंगे, तो आज की डेट में लाने के लिए इसे करेंगे 1.12 से, जो आज का इस करंट का वो चल रहा है इंटरेस्ट रेट। तो इस क्वेश्चन में बस यही है कि अलग अलग हमें रेट इस्तेमाल करने, तो और ये क्वेश्चन जो है वो टेबलर फॉर्म में नहीं होगा, ऐसे ही सोल्व होगा। तो बस इसे याद कर लो, बहुत ही आसान है, बिल्कुल ही कुछ भी नहीं है। तो देखो इन्होंने भी यही कर रखा है, देखो ये रहा। ठीक है, ये देखो ये इन्होंने ये कर रखा है फ्यूचर का इंटरेस्ट, और इन्हें यहाँ पे क्या करना चाहिए था, यहीं ऐड कर देना चाहिए था 1000 भी। यहाँ पे ये जो है डुप्लीकेसी नहीं होनी चाहिए, रिडीमेबल वैल्यू भी यहीं ऐड कर दी। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लोज लिख दो यहाँ पे, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो लिख के, जो हमें कैश फ्लोज आने वाले हैं 90 आने वाले हैं, 90 है, और 90 प्लस 1000। अब देखो शुरुआत वाले की तो एक साल की डिस्काउंटिंग करनी है, जो 1 ईयर पे कैश फ्लो आएगा, कैश फ्लो ये 1 ईयर के एंड पे आएगा ना, तो इसकी एक बार डिस्काउंटिंग कर दी। ये सेकंड ईयर के एंड पे आएगा तो एक बार डिस्काउंटिंग करेंगे, देखो 11.25% से डिस्काउंटिंग करेंगे तो सेकंड ईयर से फर्स्ट ईयर पे आ जाएगा, और फिर हम
12% के से डिस्काउंटिंग करेंगे तो आज की डेट में आ जाएगा, मतलब आज की डेट में मतलब करंट डेट में आ जाएगा ये कैश फ्लो, ये करंट डेट में आ जाएगा। ठीक है, ये ऊपर पता नहीं क्या लिख रखा है, क्या है ये, अच्छा काट दो इसे। हाँ, तो अब हम हैं थर्ड ईयर में, तो थर्ड ईयर में देखो कैश फ्लो 90 प्लस 1000 आने वाला है। थर्ड ईयर से फर्स्ट सेकंड ईयर पे आने के लिए 10.75 यूज करा, 10.75 से एक बार डिस्काउंटिंग करी तो ये, फिर सेकंड ईयर से फर्स्ट ईयर पे आने के लिए 11.25 यूज करेंगे, फिर फर्स्ट ईयर से आज तक आने के लिए 12% का रेट यूज करेंगे और हमारी वैल्यू आ जाएगी। तो हमारा एक्सपेक्टेड प्राइस आ जाएगा, एक्सपेक्टेड प्राइस आ जाएगा ये वाला 7 ये 724 नहीं, ये आएगा, ये तो इन्होंने मैच्योरिटी वैल्यू रखी थी, देखो ये आएगा 942.48, 942.48 आ जाएगा हमारा आंसर। अब क्या करना है, अब इस क्वेश्चन में पूछा है एक्सपेक्टेड प्राइस, एक्सपेक्टेड प्राइस कैसे निकालो। देखो एक्सपेक्टेड प्राइस का ऐसा कोई फॉर्मूला हमें आज तक नहीं पढ़ाएगा, पर ये एक एक फॉर्मूला दे रखा है, तो इसे बस याद कर लेना कि अगर कहीं बीटा दे रखा है, बीटा दे रखा है क्वेश्चन में, तो 1.02 दे रखा है। और इंट्रिंसिक वैल्यू जो हमने निकाल लिया, इंट्रिंसिक वैल्यू अभी हमने निकाली है, थ्योरेटिकल वैल्यू भी बोलते हैं, थ्योरेटिकल वैल्यू भी बोलते हैं, एक्सपेक्टेड प्राइस भी इसी को ही बोलते हैं। पर ये पता नहीं, ये इन्होंने एक्सपेक्टेड प्राइस का नया फॉर्मूला दे रखा है, भाई हमें समझ में नहीं आया, क्या पता हम भी गलत हो सकते हैं, पर ये फिर भी हमें याद कर लेना है। देखो बीटा इंटू इंटू इंट्रिंसिक वैल्यू, बस एक्सपेक्टेड प्राइस का सीधा सीधा ये फॉर्मूला, इसे एक पेपर पर नोट कर लेना कि अगर कभी बीटा आ जाएगा तो फिर हम ये कर देंगे। ये फॉरवर्ड वाला क्वेश्चन आने की बहुत चांसेस है, ये फॉरवर्ड वाले ये क्वेश्चन आने की, क्योंकि फॉरवर्ड रेट का एडजस्टमेंट दे रखे हैं इसमें, तो इसे आने की बहुत चांसेस है। सो फॉरवर्ड रेट का सिंपल सा मतलब है कि जो फ्यूचर में जो रेट होने वाला है, फ्यूचर में जो स्पॉट रेट चलेगा, फॉरवर्ड रेट उसी को ही दर्शाता है कि जो फ्यूचर में क्या रेट होने वाला है, तो हम उसी रेट को लेके डिस्काउंटिंग करते हैं। अब हम 43 क्वेश्चन पे आ गए, 43 क्वेश्चन पे आ गए। देखो एमपी लिमिटेड ने इशू करे हैं नए बॉन्ड, जनवरी को इशू करे थे, बॉन्ड सोल्ड हुआ था पार पे, जैसे ही क्वेश्चन में ये लिखा हो बॉन्ड इज सोल्ड एट पार, इसका मतलब का जो बॉन्ड का जो वाई टू एम है वो कूपन रेट के बराबर है। ये चीज बिल्कुल नोट कर लेनी है, अभी अभी पेपर पे नोट कर लो कि बॉन्ड वार सोल्ड एट पार, इसका मतलब वाई टू एम बराबर है कूपन रेट के। बॉन्ड वाज सोल्ड एट पार, इसका मतलब वाई टू एम बराबर है कूपन रेट के, क्योंकि ये चीज आगे भी आने वाली है क्वेश्चन में, तो नोट कर लो, बॉन्ड वाज सोल्ड एट पार, इसका मतलब वाई टू एम बराबर है कूपन रेट के, मतलब हमारी यील्ड यील्ड जो आने वाली है वो कूपन रेट के बराबर है। ठीक है, यील्ड होती है वाई टू एम। हाँ, हाँ तो हम कहाँ थे, हम थे बॉन्ड वाज सोल्ड एट पार, बॉन्ड वाज सोल्ड एट पार, और पार वैल्यू भी दे रखी है, कूपन रेट भी हमें दे रखा है, मैच्योरिटी भी दे रखी है, मैच्योरिटी भी दे रखी है कि ये मैच्योर हो जाएगा 2025 में, मतलब 2025 में मैच्योर होने वाला है ये बॉन्ड। और कूपन पेमेंट्स और सेमी एनुअल, सेमी एनुअल का केस है, एकदम इम्पोर्टेंट केस है, सेमी एनुअल बॉन्ड, सेमी एनुअल बॉन्ड, सेमी एनुअल बॉन्ड, सेमी एनुअल बॉन्ड के केस में क्या होता है, देखो जो नंबर ऑफ ईयर्स है, नंबर ऑफ ईयर्स या नंबर ऑफ कंपाउंडिंग बोलो इसे, नंबर ऑफ कंपाउंडिंग, नंबर ऑफ कंपाउंडिंग एक साल में डबल हो जाती है, नंबर ऑफ कंपाउंडिंग एक साल में डबल हो जाती है, तो 2 into n हो जाता है, जो कूपन रेट है वो हाफ हो जाता है, कूपन रेट हाफ हो जाएगा क्योंकि हमें 6 महीने का ही पेमेंट मिलेगी, 6 महीने का इंटरेस्ट मिलेगा, सो कूपन रेट हाफ हो जाएगा। वाई टू एम जो है, वाई टू एम भी हाफ हो जाएगा क्योंकि हाफ ईयर की डिस्काउंटिंग करेंगे। तो वाई टू एम इस क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं था, पर इस लाइन से पता करना है हमें, जब लिखा हो कि बॉन्ड वाज सोल्ड एट पार, इसका मतलब कूपन रेट बराबर है वाई टू एम के, तो वाई टू एम भी हाफ हो जाएगा, तो यहाँ पे आएगा 5%, यहाँ पे आएगा 5%, नहीं यहाँ पे तो कूपन रेट दिया हुआ है ना, हाँ कूपन रेट दिया हुआ है तो 10% डिवाइड बाय 5, हाँ सही है, सही है, सही है, सही है, सब कुछ सही है, कूपन रेट भी 5, वाई टू एम भी
5%। अब क्या है देखो, कूपन पेमेंट्स आर मेड सेमी एनुअली ऑन, ये डेट दे रखी है, डेट भी दे रखे हैं, और एज्यूम दैट यू परचेज बॉन्ड ऑन, हमें एज्यूम करना है कि हमने बॉन्ड को परचेज करा 1 मार्च, 1 मार्च को परचेज करा, 2018 में परचेज करा। अब 2018 से लेके 2025 तक, 2025 माइनस 2018, 7 ईयर्स और 7 प्लस मार्च तक का, वो देख लो मार्च तक का टाइम कितने मंथ होते हैं, तो उतने मंथ का इसकी मैच्योरिटी बाकी है अभी। मार्च से लेके कितना होता है, 10 मंथ होते हैं। सो 7 ईयर्स 10 मंथ की अभी टाइम बाकी है। एज्यूम दैट यू परचेज एन आउटस्टैंडिंग बॉन्ड और गोइंग इंटरेस्ट रेट, जो अब इंटरेस्ट रेट चल रहा है वो है 12% का। तो जो ये इन्होंने पूछा था Y2M बताओ, सबसे पहले तो जो जनवरी में चल रही होगी, देखो ये जो गोइंग इंटरेस्ट रेट चल रहा है ये इस वक्त का चल रहा है, ये 1 मार्च का चल रहा है, 1 मार्च 2018 का। पर जो बॉन्ड इशू हुआ था वो इशू हुआ था 1 जनवरी 2010 में, और बॉन्ड्स पार पे सोल्ड हुआ, पार पे सोल्ड हुआ था, पार पे से बेचा गया था। तो पार पे बेचने का मतलब होता है Y2M बराबर है कूपन रेट के, तो Y2M बराबर हो गया कूपन रेट के, Y2M बराबर हो गया कूपन रेट के। ये क्या हो गया इस पेन में, तो जैसे ही लिखा है बॉन्ड वाज सोल्ड एट पार, इसका मतलब Y2M बराबर होगा कूपन रेट के। ये फिर इन्होंने कैलकुलेशन करके दिखा दी। फिर उसके बाद है कि, उसके बाद क्या पूछा इन्होंने, उसके बाद है अमाउंट यू शुड पे टू कंप्लीट द ट्रांजेक्शन, हमें कितनी अमाउंट पे करनी है, इसका मतलब होता है फुल प्राइस, फुल प्राइस। और अमाउंट हाउ मच एक्रूड इंटरेस्ट, ये पूछा है कि एक्रूड इंटरेस्ट उसमें कितना होगा। सो फुल प्राइस में दो चीजें होंगी, एक तो एक्रूड इंटरेस्ट और एक होगा बॉन्ड की बेसिक वैल्यू, मतलब इसे एक्स प्राइस भी बोलते हैं, एक्स प्राइस, एक्स इंटरेस्ट प्राइस। अब देखो ये कह रहा है कि हमने 1 मार्च को परचेज करा है बॉन्ड, हमने 1 मार्च को परचेज करा है, 1 मार्च को परचेज करने का मतलब 31 दिसंबर को इंटरेस्ट की पेमेंट हो गई थी, 2 महीने का इंटरेस्ट जो है वो एक्रू हो चुका है, पर वो अभी नहीं मिला है, एक्रू हो चुका है इंटरेस्ट, अभी नहीं मिला। तो हम 1 मार्च को अगर परचेज करेंगे बॉन्ड तो हमें वो 2 महीने का इंटरेस्ट में मिल जाएगा, तो हमें उस 2 महीने के इंटरेस्ट को अलग करना है और बॉन्ड का प्राइस अलग अलग करके बताना है। तो एक्रूड इंटरेस्ट हम अलग करेंगे, ये देखो एक्रूड इंटरेस्ट को हम अलग कर देंगे, एक्स राइट प्राइस अलग कर देंगे। एक्स राइट प्राइस मतलब बॉन्ड की बेसिक वैल्यू क्या होगी, इसे हम क्लीन प्राइस भी बोलेंगे, क्लीन प्राइस, ठीक है। और इसे हम फुल प्राइस बोलेंगे कि अमाउंट हमें कितनी पे करनी है ट्रांजेक्शन होने के लिए। तो हम इसमें निकालेंगे एक्रूड इंटरेस्ट, एक्स प्राइस एक्स इंटरेस्ट प्राइस, और यहाँ पे निकालेंगे फुल प्राइस, फुल प्राइस इन दोनों का टोटल आ जाएगा, और इससे हमारा क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। तो अब इस क्वेश्चन को चलो सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, एक बार मैं क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ अपनी बुक से भी। एमपी लिमिटेड ने सोल्व करा, और यहाँ पे है देखो, एक टाइमलाइन बना लेते हैं सबसे पहले, टाइमलाइन बना लेते हैं, और ये मान लेते हैं यहाँ पे ये है, जो अगली कूपन डेट है वो मान लो 1 जुलाई है, मतलब 30 जून है, मतलब 30 जून है, 30 जून को कूपन की पेमेंट की डेट हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले निकालेंगे 1 जुलाई 2018 को क्या प्राइस होगा बॉन्ड का, 1 जुलाई 18 को क्या प्राइस होगा बॉन्ड का वो निकाल लो सबसे पहले। तो 1 जुलाई 18 को क्या प्राइस होगा बॉन्ड का, और बॉन्ड 31 दिसंबर को 2025 को, 31 दिसंबर 2025 को बॉन्ड मैच्योर हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या प्राइस होगा, हम क्या करेंगे, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज, फ्यूचर कैश फ्लोज, और प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे Y2M से, जो Y2M क्वेश्चन में इस वक्त चल रहा है, इस वक्त इंटरेस्ट रेट जो चल रहा है वो 12% का चल रहा है। तो हम भी क्या करेंगे, Y2M ले लेंगे 12% का,
देखो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इंटरेस्ट रेट जो है वो इस समय जब हमने 1 मार्च को परचेज करा, 1 मार्च को परचेज करा तो 12% का रेट चल रहा था Y2M। तो हमने ये कर लिया कि आगे भी ये इंटरेस्ट रेट चलेगा। तो अगर किसी को ये लग रहा हो कि वो Y2M तो 1 मार्च का दे रखा है, तो इसलिए मैं ये बता रहा हूँ कि हमने ये एज्यूम कर लिया कि आगे भी ये 12% का ही इंटरेस्ट रेट चलेगा, तो यही हमारा Y2M आ गया। अब सिंपली क्या करो, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज कर दो। हमारा जो और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज करते वक्त भी हमें ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि ये बॉन्ड सेमी एनुअल है, सेमी एनुअल है, ये ध्यान में रखना पड़ेगा। तो नंबर ऑफ ईयर्स हो जाएंगे n इंटू 2, मतलब जितने ईयर्स हैं इंटू 2 हो जाएंगे। और फिर हमारा जो कूपन रेट है वो हाफ हो जाएगा, ये सबको ही पता है। तो कूपन रेट इस वक्त जो चल रहा है वो है 10% का, 10% का कूपन रेट चल रहा है, हाफ हो गया 5% हो गया। Y2M 12% है, 6% हो जाएगा डिवाइड बाय 2 करते ही। तो अब सबसे पहले फटाफट से फ्यूचर फ्यूचर कैश फ्लोज की प्रेजेंट वैल्यू निकाल लेते हैं। तो हमारा बॉन्ड का प्राइस आ जाएगा एज ऑन फर्स्ट 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 जुलाई आ जाएगा, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। हाँ, सबसे पहले एक चीज और बताना चाह रहा हूँ कि ये जो हम 1 जुलाई को क्यों निकाल रहे हैं, अगर किसी के दिमाग में ये आ रहा है कि 1 जुलाई को क्यों कर रहे हैं हम, तो हम क्या करेंगे, हम एक्स इंटरेस्ट प्राइस निकालेंगे जिसमें इंटरेस्ट ना जुड़ा हुआ हो। तो ये जो हम इस डेट पे प्राइस निकालेंगे ना, तो 30 जून को तो सारे इंटरेस्ट की पेमेंट हो चुकी होगी। तो हम इसलिए 1 जुलाई को हम क्या करेंगे, हम बॉन्ड का प्राइस निकालेंगे, फिर उसमें कुछ एडजस्टमेंट करेंगे, ठीक है। तो अभी देख देख के और पता चलेगा, तो देखते रहो अभी। तो इसलिए हम प्राइस निकाल लें आफ्टर कूपन की डेट, मतलब जो कूपन की पेमेंट हो चुकी है, मतलब इंटरेस्ट की पेमेंट हो चुकी है। चलो तो स्टार्ट करो। हमें इंटरेस्ट कितना मिलने वाला है, सो प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर, प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर एट द रेट Y2M से, Y2M से डिस्काउंट करना है ना, तो 6% का हमारा रेट हो गया। देखो 6% कैसे हुआ, 12 डिवाइड बाय 2। और हम कितने ईयर्स के लिए करेंगे, देखो 2018 से लेके 2025 तक कितने ईयर्स बैठते हैं, तो 2025 माइनस 2018 इज इक्वल टू 7, और 7 प्लस प्लस 0.5 क्योंकि जुलाई से लेके दिसंबर तक, तो जुलाई से लेके दिसंबर तक अब 0.5 ईयर्स और हो गए। तो कितने ईयर्स हो गए, 7.5 ईयर्स। अब 7.5 ईयर्स इंटू 2 कर दो, तो ये हो जाएंगे 15 कंपाउंडिंग टर्म्स, 15 टर्म की कंपाउंडिंग करने हैं, 15 कंपाउंडिंग करनी है टर्म्स, ठीक है। तो अब क्या करो, देखो कैलकुलेटर पे लिखो 1.06, फिर डिवाइड का साइन दबाओ, फिर इजिकल टू दबाना है 15 बार, इजिकल टू दबाओ 15 बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ठीक है। अभी कैलकुलेटर को कुछ मत करो, अभी हमने कर दिया जो करना था। अब प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर लिखो एट द रेट 6% और 50 ईयर का, ये हम इंटरेस्ट फैक्टर लिख रहे हैं, और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे जो हमें अमाउंट मिलने वाली है। हमें अमाउंट मिलने वाली है 1000 रुपये, क्योंकि यहाँ पे इस क्वेश्चन में जो क्वेश्चन नंबर 43 है, इस क्वेश्चन में रिडम्पशन वैल्यू नहीं दे रखी, तो हमने यही मान लिया कि रिडम्पशन पे भी यही अमाउंट हमें मिलेगी। और यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करेंगे जो हमारे इंटरेस्ट मिलने वाला है, इंटरेस्ट है देखो 5% है, तो 5% इंटू 1000 इजिकल टू 50, 50 रुपये का इंटरेस्ट मिलेगा, तो 50 लिख दिया यहाँ पे। तो 50 और 1000 ये हमारे कैश फ्लोज है। अब देखो कैलकुलेटर पे जो हमने निकाला था 1.06 डिवाइड बाय 15 बार, हमने इजिकल टू का साइन दबाया था, तो जीटी का साइन दबा दो। नहीं रुको, जीटी का साइन मत दबाओ अभी, जीटी का साइन मत दबाओ। अभी देखो जो कैलकुलेटर में फिगर आ रही है 417, ये 50 ईयर का वो है, 50 ईयर का डिस्काउंटिंग फैक्टर, 50 ईयर का डिस्काउंटिंग फैक्टर है, तो सबसे पहले इसे लिख लो और इसके मल्टीप्लाई कर दो 1000 से। अब जीटी दबाओ, जीटी दबाते ही 9.712 आ जाएगा, इंटू 50 कर दो। तो हमें ऐसे सोल्व करना है, देखो सबसे पहले हमने 1.06 लिखा, फिर इजिकल टू 15 बार दबाया, तो हमारे कैलकुलेटर पे ये फिगर शो होगी। इस फिगर को हमने सबसे पहले पेपर पे लिखा और फिर ये लिख दिया,
फिर उसके बाद जीटी दबाएंगे तो ये अमाउंट आ जाएगी। ये प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर है, इसकी मल्टीप्लाई कर दी 50 से। जब हमारा इंटरेस्ट का पेमेंट सेम अमाउंट से होता है ना, तो अब हम प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर का यूज कर सकते हैं। बट जब हमारा इंटरेस्ट का पेमेंट क्या कहते हैं अमाउंट उसकी सेम नहीं होती, तो हम इसका यूज नहीं करते, फिर हम सिंपली टेबुलर फॉर्म में ही कैलकुलेशन करेंगे। तो चलो अब फटाफट आंसर लिख देते हैं। 9.712 इंटू 50 इजिकल टू एम प्लस दबा दो 4172 इंटू 1000 इजिकल टू एम प्लस दबा के 9.902.8 एक बार देख लेते हैं आंसर क्या आया। हाँ, यहाँ पे आईसीआई ने आंसर दे रखा है 902.6, पर हमारा अप्रोक्सीमेशन करके आया है, तो हमारा भी आंसर सही है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कोई वो डिस्काउंटिंग फैक्टर नहीं दिए हुए, तो हमारा आंसर सही है। अगर डिस्काउंटिंग फैक्टर मतलब यहाँ पे डिस्काउंटिंग फैक्टर की टेबल दे रखी होती है या प्रेजेंट वैल्यू की टेबल दे रखी होती है, तो हम वो यूज करते। चलो, तो हमारा आंसर ये आया 902.8। अब ये 902.8 क्या है? 902.8 है 902.8 है 1 जुलाई को क्या वैल्यू थी बॉन्ड की। बॉन्ड की वैल्यू 1 जुलाई को क्या थी। अब हम क्या करेंगे इसमें, देखो बॉन्ड की वैल्यू 1 जुलाई को क्या थी। हम्म हम्म अब इसमें क्या करो, इसमें इंटरेस्ट प्लस कर दो। जो इंटरेस्ट 50 रुपए का मिलने वाला है, तो हमें बॉन्ड की वैल्यू मिलेगी। बॉन्ड की वैल्यू एज ऑन 30 जून। 30 जून को क्या बॉन्ड की वैल्यू होगी वो हमें इससे पता चल जाएगी। देखो 1 जुलाई को तो ये थी, 1 जुलाई को तो बॉन्ड की वैल्यू थी 902.8। अब इससे पहले एक दिन पहले बॉन्ड की क्या वैल्यू चल रही होगी 902.8 और प्लस 50, क्योंकि 50 रुपए का इंटरेस्ट हमें उसी दिन मिलने वाला है, तो 50 रुपए की कोई वो डिस्काउंटिंग करनी नहीं है, तो 50 रुपए का 50 रुपए हमें मिलने वाले हैं, तो हमने इसलिए लिख दिया। तो 952.8 आ गई इससे। अब 952.8 आ गई हमारी वैल्यू। अब हम क्या करेंगे, देखिए ये जो 952.8 है वैल्यू, इसे हम डिस्काउंटिंग करते हुए लाएंगे और यहाँ तक डिस्काउंटिंग कर देंगे इसकी। मतलब कि 4 मंथ की डिस्काउंटिंग कर देंगे, 4 मंथ की डिस्काउंटिंग कर देंगे इसकी। तो चलिए करते हैं 952.8 और इंटरेस्ट रेट वो डिस्काउंटिंग रेट हमारा 12% ही है। 12% वाई टू एम है, तो वाई टू एम से डिस्काउंट कर देंगे इसे। प्लस 0.12 और 0.12 इंटू 4 डिवाइड बाई 12। देखो 0.12 लिया हमने, पर हम क्या कर सकते थे, हम वही अपना वही 6 महीने वाला भी वाई टू एम यूज कर सकते थे 0.6। फिर हमें क्या करना पड़ता, फिर हमें इंटू 4 डिवाइड बाय 6 मंथ करना पड़ता, क्योंकि ये 6 मंथ का डिस्काउंट रेट है ना, तो इसलिए मैंने 12% यूज कर लिया। सिंपल है, आराम से हो गया। तो हमने 12% डिस्काउंट रेट यूज करा, और 12% डिस्काउंट रेट है 12 मंथ का, तो 12 से डिवाइड करा और इंटू 4 कर दिया। अब करते हैं कैलकुलेटर पे सोल्व। तो 952.8 डिवाइड बाय 1 हमारी वैल्यू आ जाएगी इससे 916.15। 916.15। यस, हमारी वैल्यू बिल्कुल सही है। 952.8 और 916.15। पर आईसीआई की वैल्यू इस क्वेश्चन में ये यहाँ पे ये आ रही है 915.96। तो एक बार इसे देख लेते हैं जरा क्यों आ रही है। थोड़ा सा 1 रुपए का ज्यादा, 1 रुपए का डिफरेंस आ रहा है। तो देखो आईसीआई ने इसमें लिख रखा है, आईसीआई ने जो सॉल्यूशन दे रखा है पेज नंबर 6.48 पे, देखो 952.6 इसे डिवाइड करेंगे 1 प्लस 0.06 इंटू
इंटू ये 2/3 दे रखा है, इसका मतलब है 4/6, 6 मंथ है ना, तो एक ही बात है, 0.06 इंटू 4/6 और फिर +1, तो ये कुछ ऐसा आएगा 952.6 डिवाइड बाय 1.04, तो 952.6 डिवाइड बाय 1.04 इज इक्वल टू, हाँ सही है, जो हमारा जो यहाँ पे ये वैल्यू आई थी ना, जो 902.8, ये पॉइंट टू का जो डिफरेंस आ रहा था उसकी वजह से ये डिफरेंस आया है, और कुछ नहीं है, और कुछ नहीं है, हमारा आंसर बिल्कुल ठीक है। तो ये वो जो बस वो 0.2 का जो डिफरेंस आया था ना अभी बॉन्ड वैल्यू में, तो उसकी वजह से है। तो चलिए उस बात को छोड़िए, अब हम एक बार रिवीजन कर लेते हैं जो हमने क्या क्या करा है इस क्वेश्चन में। देखिए, हमने सबसे पहले निकाली 1 जुलाई को क्या बॉन्ड की वैल्यू आ रही थी। 1 जुलाई को बॉन्ड की वैल्यू निकालने के लिए हमने क्या करा कि हमें जो आगे इंटरेस्ट और प्रिंसिपल मिलने वाला है उसकी हमने प्रेजेंट वैल्यू कर दी। पर प्रेजेंट वैल्यू करते वक्त एक बात का ध्यान रखना था हमें, क्योंकि यहाँ पे बॉन्ड जो है वो सेमी एनुअल है, तो सेमी एनुअल बॉन्ड के केस में क्या होता है कि जो नंबर ऑफ ईयर्स है वो डबल हो जाते हैं, नंबर ऑफ ईयर डबल हो जाते हैं, और जो कूपन रेट है वो हाफ हो जाता है और वाई टी एम हाफ हो जाता है। तो हमने कूपन रेट और वाई टी एम को हाफ कर दिया, और अ, हमारा जो क्या कहते हैं प्राइस आया वो आया 902.8, 902.8 का प्राइस आ गया। अब 902.8 जो हमारा प्राइस है वो 1 जुलाई को प्राइस आ रहा है, 1 जुलाई को प्राइस आ रहा है, उसमें इंटरेस्ट इंक्लूडेड नहीं है। तो हमने क्या करा, हमने 30 जून का प्राइस निकाला बॉन्ड का। 30 जून का बॉन्ड का प्राइस निकालने के लिए हमने क्या करा, जो 30 जून को हमें 50 रुपये मिलने वाले हैं वो भी उसमें ऐड कर दिया, तो 902.8 प्लस 50 कर दिया, तो हमारा 30 जून का प्राइस आ जाएगा, 30 जून का प्राइस आ जाएगा हमारा। अब हमने क्या करा, जो 952.8 है, 952.8 जो हमारा बॉन्ड का प्राइस आया है, हमने उसे 4 मंथ के लिए पीछे ले आए, 4 मंथ पीछे लाना है हमें उसे। तो 4 मंथ पीछे लाने के लिए हमने क्या करा, हमने उसे 12% से डिवाइड करा, पर 12% इंटू 4/12 करेंगे, 12% इंटू 4/12 करेंगे, क्योंकि 12% तो पूरे साल का है, तो हमें 4 मंथ का वो चाहिए था, तो इसलिए हमने ये करा। तो हमारा जो आंसर आया वो आया 916.15, 916.15 हमारा आंसर आ गया। तो ये पॉइंट टू का हमारा कुछ अप्रोक्सीमेशन थे, इसलिए नहीं मिल पा रहा है हमारा आंसर ऐसे कि पीएम से, क्योंकि अप्रोक्सीमेशन की दिक्कत है, ठीक है। फिर हमने क्या करा, हमारा हम यहाँ पे आ गए 916.15, तो अभी हमारा आंसर आया नहीं है, अभी देखो आने वाला है। देखो, बॉन्ड की वैल्यू ऑन 1 मार्च 2018 को बॉन्ड की वैल्यू जो है 916.5 है, 916.5 है, ठीक है। पर इसमें जो है इंटरेस्ट इंक्लूडेड है 2 मंथ का, 2 महीने का इंटरेस्ट इंक्लूडेड है। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें 2 महीने का इंटरेस्ट माइनस कर देंगे। 2 महीने का इंटरेस्ट क्या होगा, देखो, अ, देखो 2 महीने का इंटरेस्ट क्या होगा। हाँ, 1,000 का बॉन्ड था, उसमें हमने मल्टीप्लाई करी, जो कूपन रेट है, कूपन रेट क्वेश्चन में दिया हुआ है 10% है, कूपन रेट 10% है, हम 5% ही मान सकते हैं उसे, कूपन रेट को 5% मान लेंगे। फिर ये 6 महीने का इंटरेस्ट रेट है, अगर हम 10% मानेंगे तो वो 12 महीने का इंटरेस्ट रेट है, तो ये है 6 मंथ का इंटरेस्ट रेट। तो हम क्या करेंगे, देखो इंटू 2/6 मंथ, 6 मंथ कर देंगे, और अगर हम 10% लेते तो इंटू 2/12 कर देते, तो 1,000 इंटू 5%, 5% इंटू 2/6, ये आ जाएगा 16.66। तो हमारा जो एक्रूड इंटरेस्ट है वो आया 16.66, और जो हमारा बॉन्ड की वैल्यू है, जो एक्स इंटरेस्ट प्राइस है, एक्स इंटरेस्ट प्राइस जो आया वो माइनस कर देंगे इसे 916.5, हमारा जो एक्स इंटरेस्ट प्राइस आएगा 899.83, 899.83 आएगा हमारा जो बॉन्ड का प्राइस आएगा। आईसीआई ने अपने जो
पीएम है, पीएम में आईसीआई ने 2 सॉल्यूशन दे रखे हैं, तो हमने अल्टरनेटिव वाले सॉल्यूशन से इंटरेस्ट निकाला है। जो उन्होंने इंटरेस्ट निकाला है, एक एक इन्होंने 48 वाला भी 48 रुपीज का इंटरेस्ट निकाल रखा है, पर वो पता नहीं भाई कैसे आया है, हमने बिल्कुल नहीं माना उसे, क्योंकि ये बिल्कुल ही सही सही तरीका यही है, और इसे हमारे टीचर ने भी कराया था, तो इसे आप भी कर लो। तो जो ये आया हमारे, ये आया एक्स इंटरेस्ट प्राइस आ गया, और हमारा एक्रूड इंटरेस्ट 16.66 आ गया, और हमारा जो टोटल वैल्यू है बॉन्ड की, जो टोटल वैल्यू है टू कंप्लीट द ट्रांजेक्शन, मतलब ट्रांजेक्शन कंप्लीट करने के लिए हमें इतने पैसे तो देने पड़ेंगे, वो हमारे 916.15 आ गए। 916.5 916.15 नहीं, 916.5। ठीक है, तो चलो हमारा वाला क्वेश्चन हो गया। मैं ये मान के करवाता क्वेश्चन कि आपके सामने पीएम ली हुई है, पीएम आपके पास ओपन है, प्रैक्टिस मैनुअल नहीं थी तो आप ये क्वेश्चन देख लो, फिर दोबारा वो उसे वो कर लो, क्या कहते हैं, रिवाइंड कर लो वीडियो को। हाँ, तो देखो ये आईसीआई ने ये क्या करा था, देखो ये यहाँ पे 48.08 का कुछ इंटरेस्ट निकाल रखा है, बट ये गलत है, और इन्होंने अल्टरनेटिव भी दे रखा है, स्टार लगा के अल्टरनेटिव दे रखा है, और स्टार लगा के ये अल्टरनेटिव हमें फॉलो करना है। 16.67 आ जाएगा हमारा एक्रूड इंटरेस्ट 16.67 आ जाएगा, और हमारी जो बॉन्ड की जो क्या कहते हैं फुल वैल्यू आएगी, ये है फुल वैल्यू ये आएगी, और हमारा जो एक्स इंटरेस्ट प्राइस आएगा, एक्स इंटरेस्ट प्राइस, जिसे बॉन्ड की बेसिक वैल्यू बोलते हैं, बॉन्ड की बेसिक वैल्यू वो आएगी 899.29। तो चलिए हमारा जो ये है क्वेश्चन, ये हमारा सोल्व हो गया। अब एक बार फटाफट से ये 44 वाले भी क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं। 44 में क्या है, कुछ नहीं है, बस ये क्रेडिट रेटिंग का कुछ दे रखा है। देखो क्रेडिट रेटिंग में कुछ भी नहीं है बिल्कुल भी, बस ये क्या है, हमें क्या करना है, डिस्काउंट रेट निकालना है बस। देखो क्रेडिट रेटिंग जो होती है वो डिस्काउंट रेट को अफेक्ट करती है। अगर कोई मैं रिस्की इन्वेस्टमेंट करूंगा, मैं किसी ऐसे बंदे को पैसे दूंगा जिसका भाई क्रेडिट अच्छा नहीं है, क्रेडिट रेटिंग अच्छी नहीं है, तो मैं उससे ज्यादा ज्यादा इन्वेस्टमेंट की वो करूंगा, ज्यादा इन्वेस्टमेंट एज्यूम करूंगा। तो यहाँ पे बस यही है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक बंदा है जिसने डबल ए बॉन्ड में इन्वेस्ट करा है, डबल ए बॉन्ड में इन्वेस्ट करा है। डबल ए सिर्फ एक क्रेडिट रेटिंग है, जैसे स्टार स्टार होती है जैसे, तो ये है डबल ए, डबल ए भी एक क्रेडिट रेटिंग है। तो ट्रिपल ए का मतलब बहुत अच्छा बॉन्ड, ये क्रेडिट रेटिंग ऐसे जाती है ऊपर से नीचे, मतलब कि ऊपर सबसे अच्छा और नीचे सबसे बेकार। तो अब हमें इसमें क्वेश्चन में करना क्या है, देखो सिंपल सी बात है, ये हमें डिस्काउंट रेट दे रखे हैं। डिस्काउंट रेट का मतलब होता है Y2M। जो ट्रिपल ए बॉन्ड है उसका जो हमें डिस्काउंट रेट है, उसका डिस्काउंट रेट है जो टी बिल का इंटरेस्ट है, टी बिल का जो रेट चल रहा है, जो टी बिल का रेट देखो हमें क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है 9% का रेट चल रहा है, प्लस उसमें 3% ऐड कर दो, प्लस 3% ऐड कर दो, सिंपल सिंपल 12% का डिस्काउंट रेट आ जाएगा। तो अगर हम ट्रिपल ए बॉन्ड में इन्वेस्ट करेंगे तो हमें 12% का डिस्काउंट रेट लेना है, और अगर हम डबल ए बॉन्ड में इन्वेस्ट करेंगे तो जो ट्रिपल ए बॉन्ड का जो डिस्काउंट रेट है उसमें 2% ऐड कर दो। दोबारा से बोल रहा हूँ, जो अगर हम डबल ए बॉन्ड में इन्वेस्ट करेंगे तो क्या करो, सिंपल सिंपल ट्रिपल ए बॉन्ड का डिस्काउंट रेट उसमें 2% ऐड कर दो। तो अभी अभी हमने निकाला है 12%, तो 12% प्लस 2% इज इक्वल टू 14%, बस। और जो ए बॉन्ड है, जो ए वाला बॉन्ड है, उसमें क्या करो, जो ट्रिपल ए बॉन्ड है, ट्रिपल ए बॉन्ड ये वाला, इसका 12% डिस्काउंट रेट आया, अभी अभी हमने निकाला, उसमें 3% ऐड कर दो। सो 12% प्लस 3%। तो इसके लिए अगर डिस्काउंट रेट निकालना हो तो मतलब इसके लिए डिस्काउंट रेट 15% यूज होगा। हम किसकी हम किसकी वैल्यूएशन करने आए हैं, या फिर हमारे लिए क्या चीज एप्लीकेबल है, हमारे लिए एप्लीकेबल है डबल ए रेटेड बॉन्ड, बस। ये कैलकुलेशन करने के बाद इस टेबल की कोई जरूरत नहीं है, और ये खाली ये जो क्या कहते हैं, ये क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट है। तो देखो इसमें क्या है, इस क्वेश्चन में एक बंदा है जो
इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा है डबल ए बॉन्ड में। डबल ए बॉन्ड का हमने क्या कहते हैं डिस्काउंट रेट निकाल रखा है, अभी अभी निकाला है। उसकी फेस वैल्यू है 1000। बॉन्ड जो करंटली सेल हो रहा है, जो करंट मार्केट प्राइस है वो 102.86 है, 1025.86 1025.86 1025.86, ठीक है। 5 साल की मैच्योरिटी दी हुई है और कूपन रेट है 15% और पेबल एनुअली दे रखा है। पेबल एनुअली दे रखा है, बहुत अच्छा। अगर सेमी एनुअल होता तो थोड़ी कैलकुलेशन होती है, बस क्या होता है उसमें सेमी एनुअल में, एक बार और मैं रिवाइज करवा रहा हूँ आपको। तो कूपन रेट हाफ हो जाता है, Y2M हाफ हो जाता है, नंबर ऑफ ईयर्स इंटू 2 हो जाता है। अब देखो जो इंटरेस्ट पेमेंट है ड्यू 1 ईयर फ्रॉम नाउ टुडे। इंटरेस्ट पेमेंट इज ड्यू 1 ईयर फ्रॉम नाउ टुडे। इसका सिंपल मतलब है कि हमें इंटरेस्ट मिल चुका है एक दिन पहले। इसका सिंपल ये मतलब है इंटरेस्ट मिल चुका है एक दिन पहले। इसका मतलब क्या है कि ये जो हमारा करंट मार्केट प्राइस है ये वो है एक्स इंटरेस्ट प्राइस जो अभी हमने निकाला है, और यही प्राइस हम हर बार निकालते हुए आए हैं। तो इस लाइन को लिखने की कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि हम शुरू से ही ऊपर से नीचे तक अभी जितने भी क्वेश्चन कर रहे हैं उसमें हमने एक्स इंटरेस्ट प्राइस ही निकाला है। एक्रूड इंटरेस्ट वाला एक ही क्वेश्चन आया था, वो अभी भी हमने करा है ऊपर। देखो बॉन्ड इज रिडीमेबल एट पार, ये भी लिखने की जरूरत नहीं थी। अगर ये भी नहीं लिखता तो हम यही एज्यूम करते कि बॉन्ड 1000 पे ही रिडीम होगा। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट इंट्रिंसिक वैल्यू। भाई साहब ये तो बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। इसमें क्या करना है, सीधा सीधा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट प्लस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लो, मतलब कि रिडीमेबल वैल्यू। टेबल बनाने की भी जरूरत नहीं थी। तो देखो कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे बॉन्ड इंट्रिंसिक वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज। अब यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर एट द रेट Y2M होता है। Y2M का मतलब डिस्काउंटेड होता है, 14% है, अभी अभी हमने निकाला है। प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर निकालेंगे 14% के रेट से। हमारा बॉन्ड की जो वो टाइम है वो है 5 ईयर्स। अब इसकी मल्टीप्लाई करो कूपन रेट से और फिर उसमें ऐड करो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर एट द रेट 14% और फिर 5th ईयर का 5th ईयर और इनटू करो जो रिडीमेबल वैल्यू मिलने वाली है हमें, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट प्लस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रिडीमेबल वैल्यू। तो इंटरेस्ट कितना था, पहले इंटरेस्ट देख लो एक बार। 15% का इंटरेस्ट रेट था, 1000 पे 15% कितना आएगा, 150 आएगा, ठीक है। अब कैलकुलेटर उठाओ और मैं बोल रहा हूँ एक चीज, देखो कैलकुलेटर पे लिखो 1.14 डिवाइड 5 बार हमें इजिकल टू का साइन दबाना है, 1 2 3 4 5। अब देखो जो कैलकुलेटर पे फिगर आ रही है 519, उसकी मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 से। ये है प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, इसकी मल्टीप्लाई 1000 से करेंगे तो हमारी जो रिडीमेबल वैल्यू है वो हमारी आज की उस पर आ जाएगी, आज की डेट पे आ जाएगी। अब इंटरेस्ट की अमाउंट है 150, 150 की मल्टीप्लाई करेंगे। देखो जो कैलकुलेटर पर अभी आपने छेड़ा तो नहीं, कैलकुलेटर पे GT का बटन दबा दो, 3.433, ये हमारा प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर आ गया। प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर तभी यूज करते हैं जब हमारा जो इंटरेस्ट का जो अमाउंट है वो सेम हो। अगर सेम नहीं होता तो फिर हम टेबुलर फॉर्म में प्रेजेंटेशन करेंगे। टेबुलर फॉर्म मतलब ये, हम टाइम लिखेंगे, कैश फ्लो लिखेंगे। देखो कैश फ्लो लिख दिए और फिर ये आ गए। तो अब देखो, और ये प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर तब यूज नहीं करना जब हमें प्रेजेंट वैल्यू टेबल दी हुई है। अगर प्रेजेंट वैल्यू टेबल दी हुई है क्वेश्चन में तो प्रेजेंट वैल्यू टेबल का ही यूज करना है हमें, फिर हम कैलकुलेटर से कैलकुलेशन नहीं करेंगे, ठीक है। हाँ तो हम कहाँ पे थे, हम यहाँ पे थे। ये हमें बॉन्ड की इंट्रिंसिक वैल्यू निकालनी थी, इंट्रिंसिक वैल्यू। तो 150 इंटू 3.433 इजिकल टू एम प्लस 0.519 इंटू 1000 इजिकल टू एम प्लस MRC इजिकल टू 1033.95।
1033.80 आया, ये कोई डिस्काउंटिंग का है, हो गया सही हमारा आंसर। सिंस द करंट मार्केट प्राइस इज लेस देन इंट्रिंसिक वैल्यू। अच्छा, उन्होंने डिसीजन नहीं पूछा था हमसे निकालने के लिए। देखो, यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट इंट्रिंसिक वैल्यू और वेदर मिस्टर जेड शुड इन्वेस्ट इन द बॉन्ड और नॉट। ठीक है, दो चीजें पूछी थी। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट करंट यील्ड भी निकाल लो, Y2M भी निकाल लो। वाह जी वाह, चलो निकाल लेते हैं यार। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में चार चीजें पूछी है, 1 2 3 और 3 और ये चार चीजें पूछी हैं। चलो निकालते हैं। बॉन्ड की इंट्रिंसिक वैल्यू तो हमने निकाल दी। अब ये पूछ रहा है वेदर हमें इन्वेस्ट करना चाहिए बॉन्ड में, नहीं करना चाहिए। करंट मार्केट प्राइस हमें दे रखा है 1025.86, तो 1025.86 दे रखा है हमें, यहाँ पे आ गए हम। देखो, हमारी वैल्यूएशन के हिसाब से 1033.80 होना चाहिए बॉन्ड का प्राइस। बॉन्ड का प्राइस चल रहा है 1025.8, क्या चल रहा था यार, हाँ 86.86। देखो, हमारे हिसाब से इतना चल रहा है हमारी वैल्यूएशन, और ये एक्चुअल है। तो बॉन्ड क्या है, बॉन्ड अंडर वैल्यूड है, अंडर वैल्यूड। और अंडर वैल्यूड चीज को हमेशा हम बाय करते हैं, क्योंकि कोई चीज सस्ते में मिल रही है तो हम उसे बाय करेंगे। तो अभी लिखा है शुड बाय द बॉन्ड। हमारा एक डिसीजन और हो गया। अब फिर जो तीसरी लाइन से हम चालू करेंगे लिखना। तीसरी लाइन मतलब थर्ड में इसने पूछा था करंट यील्ड निकालो। करंट यील्ड का मतलब होता है जो आज हमें पेमेंट मिलने वाली है, उसमें करंट यील्ड में रिडीमेबल वैल्यू नहीं आती। तो करंट यील्ड का मतलब होता है सिंपली इंटरेस्ट डिवाइड बाय जो हमने अमाउंट इन्वेस्ट करी है। अमाउंट कितनी इन्वेस्ट करी है, 25.86। ये जरूर ध्यान में रखना, यहाँ पे करंट मार्केट प्राइस आएगा, ये हमारी वैल्यूएशन नहीं आएगी। इन्होंने भी यही करा है ना, हाँ सही है, इन्होंने भी यही करा है। तो 150 डिवाइड बाय 1025.86%, 14.62% आ गया। तो हमारा करंट यील्ड भी हो गया। अब फोर्थ है Y2M। Y2M का मतलब होता है IRR। IRR निकालने के लिए सबसे पहले अप्रोक्सीमेशन मेथड लगा दो, उसके बाद हमारे एक रेट आ जाता है, उस रेट से क्या करो एनपीवी निकाल दो, फिर एनपीवी एट लोअर रेट। तो इन्होंने भी यही करा है। Y2M नहीं निकलवाऊंगा मैं इस क्वेश्चन में, पर इंटरपोलेशन का वो बता रहा हूँ मेथड। इंटरपोलेशन में क्या होता है, लोअर रेट प्लस एनपीवी एट लोअर रेट, एनपीवी निकालो लोअर रेट पे, अपॉन एनपीवी लोअर रेट माइनस एनपीवी एट हायर रेट, एनपीवी एट हायर रेट, और फिर इनटू डिफरेंस इन रेट। तो इससे हमारा आ जाता है। तो आप क्या करना, एनपीवी निकालना सबसे पहले। एनपीवी निकालना, ये इन्होंने रेट गैस कर लिया 15%, ऐसी गैस कर लिया, पर इसमें क्या हो सकता है, इसमें अप्रोक्सीमेशन मेथड लगाओ और फिर जो रेट आएगा उसे यूज करो। अप्रोक्सीमेशन मेथड लगाओ और उस रेट को यूज करो, और फिर उस पे एक एनपीवी आ जाएगी, फिर दूसरे रेट को यूज करो, उससे एनपीवी आ जाएगी, और फिर इंटरपोलेट करके हमारा Y2 आ जाएगा। अब आ गए 45 पे। 45 पे है। अब ये 45 क्वेश्चन के बाद मैं अगली वीडियो से स्टार्ट करूंगा। तो क्वेश्चन नंबर 45, इशू डिबेंचर सीरीज। इशू करा है, डिबेंचर इशू करने वाला है, इज प्लानिंग टू इशू, और फेस वैल्यू जिसकी है 100 रुपए, मैच्योरिटी 10 साल बाद होने वाली है, कूपन रेट बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। इसमें क्या है, इसमें कुछ भी नहीं करना, इसमें खाली जो है हमें प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लो, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लो। और जो मैं कह रहा था ना कि हम वो एन्युटी फैक्टर वाला वो तरीका अपनाते हैं, वो इस क्वेश्चन में हम लगा नहीं पाएंगे। जो हम निकालते हैं ना प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर एट द रेट Y2M और फिर इनटू कर देते हैं हम इंटरेस्ट से, उसमें नहीं हो पाएगा ये तरीका, क्योंकि यहाँ पे इंटरेस्ट चेंज हो रहा है। तो इसमें हम टेबुलर मेथड लगाएंगे। टेबुलर मेथड नहीं, टेबुलर क्या कहते हैं, प्रेजेंटेशन करेंगे। टेबुलर कोई मेथड थोड़ी ना होता है, टेबुलर प्रेजेंटेशन करेंगे। अब देखो, यहाँ पे हमने क्या करा, कैश फ्लोज कैश फ्लोज कैश फ्लोज, ईयर 1 से लेके ईयर 4 तक
जो हमें कैश फ्लोज आएंगे वो आएंगे 9% के हिसाब से। फिफ्थ से लेके 8th ईयर तक 10% के हिसाब से, 9 से लेके 10 ईयर तक 9 और 10 में आएंगे 14% के हिसाब से। वो जो करंट मार्केट प्राइस चल रहा है सिमिलर डिबेंचर्स का, नहीं करंट मार्केट रेट चल रहा है, करंट मार्केट रेट, प्राइस नहीं, रेट जो चल रहा है वो है 15%। तो हमारा जो Y2M है हाँ सॉरी गाइस, ये थोड़ा सा लैपटॉप में क्या है, बैटरी डाउन हो गई थी। तो हाँ, तो हमारा जो करंट रेट जो चल रहा है वो 15% का चल रहा है। तो हम Y2M को 15% ले सकते हैं। पर इस क्वेश्चन में एक और चीज हमें इंपॉर्टेंट ध्यान देनी है। कंपनी वांट प्रपोज टू इशू अ प्राइस जिससे जो इन्वेस्टर है उसकी यील्ड 16% हो जाए। तो इस क्वेश्चन में हम 15% यूज ना करके हम 16% यूज करेंगे। ये एक इम्पोर्टेंट चीज है, बस यही एक इम्पोर्टेंट चीज है, और कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में, बिल्कुल कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में। कंपनी प्रपोज टू रिडीम द डिबेंचर एट 5%। लो एक और फेस वैल्यू 100 थी, इंटू 105% कर दो तो 105 रुपये आ जाता है। ये हमारी रिडम्पशन वैल्यू हो गई। तो आखिरी में रिडम्पशन पे हमें 105 रुपये मिलेगा। तो सिंपल सी बात है, देखो हाँ ये रहा, 105 रुपये मिलेंगे बस, और कुछ था ही नहीं इस क्वेश्चन में। उन्होंने बस यही करा है इस क्वेश्चन में। एक बार इस क्वेश्चन को हाथ से सोल्व कर लेना, बाद में इस क्वेश्चन का खाली ये वाला पॉइंट लिख लेना कि 16% का हमें यील्ड देनी है इन्वेस्टर को। अब देखो, अगर किसी को 16% की यील्ड देनी है तो हम डिस्काउंटिंग भी तो 16% का रेट यूज करके करेंगे, तभी तो जो यील्ड है, तभी तो जो हम जो डिस्काउंटिंग भी तो 16% का रेट यूज करके करेंगे, ताकि उस बंदे को यील्ड 16% के रेट से हिसाब से आए। तो हम इस क्वेश्चन में 15% का डिस्काउंट रेट यूज नहीं करेंगे, 16% का डिस्काउंट रेट यूज करेंगे, क्योंकि हमें यील्ड निकालनी है। तो ये मैं थोड़ा सा क्या कहते हैं समझा नहीं पा रहा हूँ, पर हमें 16% का ही डिस्काउंट रेट यूज करना है, क्योंकि हमें इन्वेस्टर को यील्ड देनी है। पर मेरे हिसाब से शायद समझ में आ गया होगा। चलो ठीक है। और यहाँ पे 16% अगर ना दिया हुआ था, मतलब यहाँ पे ये दिया हुआ ना होता 16%, तब हम 15% यूज करते हैं। बट यहाँ पे 16% दिया हुआ है तो हम 15% यूज नहीं करेंगे। तो हमारा ये वाला क्वेश्चन हो गया। देखो कैश फ्लोज, कैश फ्लोज, कैश फ्लोज 4 साल के 9% के हिसाब से निकाल लिए। और बाकी क्या है, देखो 5 से लेके 8, मतलब कि बाकी 4 साल के 10% के हिसाब से निकाल दो। 1 2 3 4, और फिर बाकी 2 सालों के 14% के रेट के हिसाब से निकाल दो। प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर निकाल दो। प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर निकाल दो। 1.16 डिवाइड इजिकल टू 0.862, 0.743, 0.6406, और इसे राउंड ऑफ करके 0.641 कर देना, और फिर उसकी मल्टीप्लाई कर दो कैश फ्लो इनटू ये, तो ये सारा आ जाएगा। और फिर ये आखिरी में ये इन्होंने ये टोटल मारा हुआ है, तो ये टोटल कर दिया। और ये जो डिबेंचर है, डिबेंचर का प्राइस ये होना चाहिए। अगर डिबेंचर का प्राइस ये होगा तो जो यील्ड होगी वो 16% होगी। तो हमें बस आंसर लास्ट में ये लिख देना कि डिबेंचर शुड बी प्राइस्ड एट 71.327 टू जनरेट यील्ड ऑफ 16% टू, क्या कहते हैं, कस्टमर या इन्वेस्टर्स। इन्वेस्टर्स ही होगा, कस्टमर थोड़ी ना होता है, इन्वेस्टर वर्ड यूज करो। हाँ चलो, अब मैं अगली वीडियो में करूंगा।